नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि जूट फॉर लाइफ से और आज मेरे साथ है प्रोफेसर वीणा सिंह जो कि रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की। मैम बहुत बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आज बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे इनसे बात करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जूट फॉर लाइफ का उद्देश्य है समाज को, समाज के लोगों के लिए, समाज की भलाई के लिए जोड़ना उनसे। तो इसलिए मैम आज आपसे बात करना चाहेंगे नई युवा पीढ़ी की, स्पेशली मेरा फोकस उसी पे रहेगा कि जिस तरह पीढ़ी डाइवर्ट हो रही है, अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से दूर जा रही है, उस विषय पे मैं आपसे आज बात करना चाहूंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट जूट वाली अंजलि के साथ जूट फॉर लाइफ पर। और मैम आप पहले तो चाहूंगी कि आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन खुद दें कि आप क्या क्या काम अभी तक उपलब्धियां पार करके आ चुकी हैं, एक डायनेमिक पर्सनालिटी के तौर पर उभर के आई हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। नमस्कार, थैंक यू अंजलि जी, आप मुझे इस पॉडकास्ट में अपने साथ बुलाने के लिए, शामिल करने के लिए। मैं डॉक्टर वीणा, मैं श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, इकोनॉमिस्ट, एज वेल एज मेरा अपना एक छोटा अभी स्टार्टअप शुरू भी कर रही हूँ। साथ में लोगों को अवेयरनेस का भी काम करती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से ही मुझे एक प्रेरणा मिली कि मैं आगे आसपास के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं को जागरूक कर सकूं। और मेरा एक आप कह सकते हो कि एक जुड़ाव जो है वो बीइंग अ यूनिवर्सिटी क्लब कोऑर्डिनेटर्स युवा पीढ़ी से बहुत ज़्यादा है। तो मैं पिछले मेरे ख्याल से 7-8 सालों से बहुत ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ और उनकी जितने भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको एक प्रेरणा देना हुआ, उनको आगे बढ़ाना हुआ, उस क्षेत्र में मैं बहुत काम कर रही हूँ। और आप कह सकते हो कि एक मेरी जो लाइफ बूस्टर है जो वो इस युवा पीढ़ी से ही मिलती है, बिकॉज एक जो उनके अंदर एनर्जी है ना, वो मुझे दिन भर इतना मोटिवेट करता है, इतना मुझे एनर्जाइज करता है कि मैं दिन भर बगैर किसी रुके और थके एकदम फ्लॉलेस आगे बढ़ती रहती हूँ और उनके लिए कार्य करती हूँ। और टाइम टू टाइम अवेयरनेस के भी प्रोग्राम, जैसे कि आज आपने मुझे बुला लिया तो मैं वो भी कर रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम। तो आपका दिन भर सामना जो होता है बच्चों से होता है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है सबके दिमाग पर। तो हम लोग कहते हैं कि ये बहुत निगेटिव है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पॉजिटिव तरीके से कैसे युवा माइंड को चेंज कर रहा है, या पॉजिटिव इंडिया डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहा है या कर सकता है? जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो युवा है वो काफी हद तक अपना टाइम जो है सोशल मीडिया में, उसमें होने वाले चीजों को देखने में व्यक्त करता है। तो जो वो चीजें देखता है उन चीजों से हम निगेटिव तो है, जाहिर सी बात है, हर चर्चाओं में शामिल है, बट बहुत सी पॉजिटिव चीजें भी हैं जिनके बारे में वो सीखता है। जैसे कि जितने भी प्रोग्राम्स यूट्यूब में या पॉडकास्ट के जरिए प्रसारित हो रही हैं, उससे उनको बहुत सारी चीज़ों को, स्किल को भी एक्वायर करने की क्षमता उनके अंदर डेवलप करने की एक प्रेरणा मिलती है, आप कह सकते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनको देखती हूँ कि वो आज की जनरेशन में जो रिक्वायरमेंट है कि ऑनलाइन, जैसे कि ऑनलाइन की ट्रेनिंग्स हैं, मूक्स हैं, नैपटेल के कोर्सेज हैं, उसके जरिए वो बहुत कुछ सीख रहा है। तो ये एक सोशल मीडिया एक निगेटिव एस्पेक्ट नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में बहुत कुछ है। ये उस युवा पे भी निर्भर करता है कि वो उसको किस तरीके से लेता है और किस तरह से सोचता है। तो प्रोडक्टिव माइंडसेट हमेशा उसमें से बहुत कुछ अच्छा निकाल करके आगे बढ़ने में, अपने आप में लगाने में लगा हुआ है। तो क्या उसमें आप टीचर्स, शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता होगा मेरे ख्याल से? क्या आपको समझाना पड़ता है कि कैसे इस चीज़ों का पॉजिटिव साइड अपनाएं, अपने दिमाग पर असर होने दें, या सिर्फ आप थ्योरी में ही रहते हैं, पढ़ाई कराते हैं? नहीं, मैं बड़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय में थ्योरी से ज़्यादा, अब थ्योरी तो एक है ही एस्पेक्ट, जितना पढ़ना है हमें, उसके अलावा बाकी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। बाकी उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। बच्चा किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, बल्कि अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी, टीम के साथ हमें कैसे काम करना है, मुझे कब क्या बोलना है, कितना कॉन्फिडेंस, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी काम उससे लिया जाता है। जैसे कि हम अपने करिकुलम में, एकेडमिक्स में जब पढ़ाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक पोर्शन है जिसमें प्रेजेंटेशन का पार्ट आता है। उसको कैसे इनोवेटिव तरीके से बच्चा प्रेजेंट करता है, ग्रुप में कैसे काम करता है, किस तरीके से वो उसकी पर्टिकुलर जो भी उसके एस्पेक्ट हैं, जो भी वो टेस्ट करना चाहता है, उसकी एनालिसिस कैसे करता है, सारी चीज़ें जो है वो उसको एक नए
आप अपने स्वयं विकास के ऊपर लेके जाती हैं। तो मैम ये परसेंटेज अच्छे बच्चों की कितनी है, अगर आप अपने क्लासरूम की बात करती हैं तो जिस तरीके की आप बात कर रही है उसकी परसेंटेज कितना है, और जो कहीं गलत या आपकी बातों को नहीं समझ पाते वो परसेंटेज कितना है, और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, परसेंटेज का तो क्या है, परसेंटेज तो आज कुछ है कल कुछ और होगा। मैं उन प्रोडक्टिव बच्चों को ज्यादा देखती हूँ। हाँ, अनप्रोडक्टिव बच्चे वो 10, 12, 15 हैं जो कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के, या आप कह सकते हो कि गलत माइंडसेट के हो जाते हैं, पर वो भी मुख्य धारा में आने की कोशिश करते हैं अगर उनको ठीक से समझाया जाता है तो मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि अच्छी प्रोडक्टिव चीजों में माइंडसेट में ज्यादा दिमाग लगाएं। अनप्रोडक्टिव चीजें तो जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, प्रोडक्टिव चीजें जितनी भी हैं आप ग्रैप्स करेंगे, नई स्किल्स लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे और समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आज की पीढ़ी जो है बहुत पाश्चात्य वेस्टर्नाइजेशन की तरफ बहुत जा रही है, वैसे ही कपड़ा पहनना, वैसे ही ब्रांड्स, मतलब अगर मैं अपने बच्चों की बात करूं तो बेटी हाँ मुझे मैकडॉनल्ड्स ही जाना है, और अगर मैं कहीं लोकल जगह जाने को बोलती हूँ तो वो मना हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है? हम अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को क्यों नहीं हाईलाइट कर पा रहे हैं, या उनके दिमाग में क्या हमारे एज पेरेंट कोई कमी रह जाती है? हम अभी भी कहते हैं, वैसे तो हमने भी हमेशा केक काटा, लेकिन अब हम सनातन समझ रहे हैं और उसको प्रमोट करते हैं, कहते हैं नहीं आप लड्डू काटो, केक नहीं काटना चाहिए। तो क्या आज हमारी कोई गलती रह गई परवरिश में, या इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है आज की जनरेशन में? मुझे ये बात समझनी है आपसे एज टीचर। हाँ, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये आजकल का एक ज्वलंत मुद्दा भी है। एक गैप आया जिसमें कि हमने बहुत ज्यादा, शायद हमसे पहले या हमारी जनरेशन में बहुत ज्यादा हमें फोर्स नहीं किया गया कि हम अपने इंडियन कल्चर और हेरिटेज को फॉलो करें। जबकि आप आज देखिए, आज मूवीज को उठा लीजिए, सोशल मीडिया में जितने अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने घर घर गांव एक आप कह सकते हो कलेक्टिव अवेयरनेस ड्राइव चल रही है, वो हर चीज जो है हमारे अपने इंडियन कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए हो रही है। ज्यादा से ज्यादा उसमें अवेयरनेस आ रही। तो अब का भारत और पिछले 10 साल पहले का भारत में बहुत बदलाव आ रहा है। आज का बच्चा फिर से वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, और इसी अपने कल्चर और हेरिटेज को जानने की कोशिश कर रहा है और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये माइंडसेट था, बट अब नाउ जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, चीजें बदल रही हैं। आज बच्चे घर में, जो मेरे बच्चे भी हैं बाहर पढ़ रहे हैं, मेरी बिटिया, तो वो घर का खाना प्रेफर करती है कि घर का खाना मुझे खाने को मिले और घर का कुछ मिल जाए। तो आप देखिए जितने भी बाटी चोखा के रेस्टोरेंट्स हो गए, चीला, पाव भाजी और ये सब चीजें फिर से आ गई हैं। ले रहे हैं। हाँ, इंडियन, और एक तो नया स्टार्टअप भी आया है, नया बहुत चला है कोविड के बाद से, उसमें काफी देशी खाने का ही है, और जितने भी नए इंडियन फूड कुजीन में आ रहे हैं वो सब इंडियन। और मैकडॉनल्ड्स की आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको ले जाना चाहूंगी कुछ साल पहले। मैकडॉनल्ड्स में इंडियन मैकडी को प्रमोट किया, and that is a biggest win-win situation of they have changed their taste and everything in terms of Indian paneer masala. It is likely to be more flavor with the Indians. तो इंडियन हेरिटेज इज वंस बैक विद दिस फुल एफर्ट्स, एंड वी जनरेशंस जो है हमारी वो उसमें लगी हुई हैं, आप लगी हुई हैं पूरी तरीके से उन चीज़ों को बदलने में, और नई धारा में बच्चे ये नया इंडियन हेरिटेज का फ्लेवर देखें और उसको महसूस करें, और हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसको लेके आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया ना। इतना आप बिजी रहती हैं, इतना कॉलेज में हेड की भूमिका निभा रही हैं, घर में भी हेड की भूमिका निभाती हैं, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि सभी पुलिस में हैं और एक बहुत ही अहम पद पर हैं। दोनों की इतना बिजी शेड्यूल्स के बाद कैसे मैनेज कर पाते हो आप? एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से बात करना, उनके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, उनकी बातों को ध्यान रख पाना, कैसे आप मैनेज कर पाते हो? देखिए, ये तो कहते हैं ना कि दोनों हाथों से जोड़ करके ही चीजें चलती हैं, तो हम दोनों ही एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, और वो मुझे हर क्षेत्र में हर चीज़ों के लिए सपोर्ट करते हैं, मेरे एब्सेंस में चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैं उनके गैर मौजूदगी में बाकी चीज़ों का ध्यान रख कर लेके चलती हूँ, उनको मैनेज करती हूँ। तो ये म्यूचुअल है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे से प्यार है, अंडरस्टैंडिंग है तो गाड़ी यूँ चलती रहती है, फिर वो
उसमें कोई रुकावट नहीं आती है और दोनों ही मिलके बच्चों का और पूरे परिवार का ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। और ये सोच होती है, माइंडसेट होता है। और देखिए वक्त क्या है, वक्त तो आपको निकालना पड़ेगा, तो वो हमने अपना एक वक्त चुन रखा है कि हम अपना टाइम एक दूसरे से दिन में शाम के बाद बैठ के शेयर करते हैं कि आज दिन में हमने क्या क्या किया और कैसे किया। वो मुझे कुछ टिप्स देते हैं, मैं उनको कुछ सजेस्ट करती हूँ कि इस काम को आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसके बारे में आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो वो तो देखिए लाइफ है, तो टाइम निकालना पड़ेगा। और अच्छी लाइफ जीने के लिए मुझे लगता है कि समय निकालना होगा, और अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। सर आपके लिए हुए डिसीजंस की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं? और वो अल्टीमेटली हर बार यही कहते हैं कि तुम्हारी चलती है, फाइनली तुम अपनी मनवा लेती हो। तो ऐसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और जो मैं फैसले लेती हूँ उसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं, मार्क नहीं होता। और वो बट ऑब्वियस अंडरस्टूड रहता है। जी बिल्कुल। मैम आप इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ रहती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए क्या प्लान्स हैं आपके, और किस रूप में आप, किस आइडियल रूप में आप अपने बच्चों को किस पोजीशन पर देखना चाहती हैं, कुछ इस बारे में? ओके, बच्चों में तो बेटी बेटा दोनों ही बड़े हो गए हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पे अपने अपने एजुकेशन में लगे हुए हैं। बच्चों को, बेटी को तो मैंने साफ कह दिया है कि देखो मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी जब तक तुम अपने पैर पे नहीं खड़ी होगी। तो वो हमने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है, देयर इज नो चांस विदाउट इंडिपेंडेंस, योर कैरियर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, achieve that, then we will fix you somewhere or whatever you want to gel your life likewise. बेटे के लिए भी है यही सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है, और बेटे को मैं घर के काम भी देखिए सिखाती हूँ, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लड़की ही सारा काम करे और लड़के ना करे। हमारे यहाँ ये डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। माई डॉटर इज सेम एज ट्रीटेड एज अ बॉय इन अ फैमिली एंड बिगर पर्सन एंड अ जेन्युइन पर्सन, एंड my son is also equally doing all household activity with me. मेरे साथ लगा रहता है, मम्मा आज मुझे ये बनाना सिखा दो, मम्मा आज मुझे वो बनाना सिखा दो। तो जानना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, रहने के लिए, अच्छा खाने के लिए। मैंने अपने दोनों बच्चों से कहा देखो अच्छा खाना अगर पसंद है तो बनाना जरूर आना चाहिए। तो उनके दिमाग में ये बात बैठ गई है। प्लस उनको हमने सारी फ्रीडम दी है, वो हर तरीके की बात हमसे करते हैं, हर बात शेयर कर पाते हैं। बल्कि उनके दोस्त कहते हैं यार तुम्हारे मम्मी पापा तो बड़े कूल हैं। तो वी आर द कूल पेरेंट्स एक्चुअली। तो हम लोग बहुत कूलली चीज़ों को हैंडल कराते हैं बच्चों से, और उनको वो हमने हर चीज़ें दुनिया में चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, बताया है। और हम चाहते हैं कि वो खुशहाल जीवन एक और अच्छे एक ह्यूमन के रूप में व्यतीत करें। सिर्फ कैरियर ही नहीं, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति भी बने, जिससे कि वो आगे एक अपना योगदान भी दे सके और आगे बढ़ सके। आगे चल के वो कोई एक डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ को सेटल करने का, और आपको वो पसंद नहीं है, आपकी मर्जी के खिलाफ है, आपके नियम के खिलाफ है, एथिक्स के खिलाफ है, तब आप क्या करेंगे? ये आजकल की जनरेशन का बहुत बड़ा सवाल है। मैं पहले तो देखिए, अगर बिल्कुल भी देखिए दो पर्सपेक्टिव रहते होते हैं, एक आपको पसंद नहीं है या आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। अगर बच्चे के लिए अच्छा नहीं है तो मैं बोलूंगी मुझे पसंद नहीं है, इसके लिए मैं उनको कभी मना नहीं करूंगी। आई विल इक्वली एग्रीड, उनके पसंद का मैं सम्मान करूंगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उनके लिए अच्छा नहीं है, अच्छा इन सेंस मुझे लगता है कि मेरे बच्चे की परवरिश यहाँ ऐसे में हुई है, या उसकी एजुकेशन ऐसे में हुई है, या फिर वो अपने लिए कुछ अलग चुन रही है जिसमें हो सकता है, जो मुझे लगता है, क्योंकि भाई एक माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, तो मैं जरूर उनको एक बार समझाने की, काउंसिल करने की कोशिश करूंगी कि बेटा ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। जिस तरीके का आप माहौल देख रहे हैं आजकल, बच्चे ठीक है शादी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से भी कर रहे हैं, या पेरेंट्स भी कर रहे हैं, जो एक आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने वाली जो स्थिति बन रही है, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है। जो आप देख रहे हो, रेशियोज, डाइवोर्स के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो बच्चे जीवन साथी चुने, लेकिन एक समझदार और जो आपको समझे वैसा जीवन साथी चुने। सिर्फ ग्लैमर और चीजों को पार्ट टाइम देख करके ना आगे बढ़े। तो मैं बिल्कुल काउंसिल करूंगी ताकि वो अच्छा कुछ बेहतर सोच सके। मैम, ये पीपल की छांव क्या है, उसके बारे में हम सब बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए, प्लीज बताएं। एक्चुअली पीपल की छांव मेरी एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी है, जिसमें हमने कोशिश करी है कि वो जो गांव के आसपास वहाँ कोई भी सेटअप नहीं है, किसी भी तरीके का उद्यम नहीं है, तो महिलाओं को, कुछ पुरुषों को भी हम कह सकते हैं, एक रोजगार देने का अवसर है, जिसमें हम वो लाइफ, मैंने उसका नाम भी यही रखा है कि लिव फॉर लाइफ और गुड फॉर योर लाइफ आप कह सकते हो। दैट वो मोटिव हम लेके चले हैं कि वहाँ पे जो आज से
30-40 साल पहले जो ग्रामीण अंचल का माहौल होता था, वहाँ पे किस तरह के नए आयाम रोजगार के रूप में डेवलप कर सकते हैं हम कुछ वहाँ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी ग्रो कर रहे हैं। प्लस हमने ये भी एक पॉली हाउस पे भी काम शुरू किया है ताकि हम वहाँ गाँव पॉली हाउस क्या है? पॉली हाउस जैसे उसमें आपके फ्लावर्स होते हैं, जरबेरा के, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, दैट इज ऑन कस्टमाइज एरिया जहाँ पे उनको डेवलप किया जाता है। तो उसमें बड़े रूप में एक कुशल आप कह सकते हो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग उसको डेवलप करें ताकि आसपास के गाँव की स्पेशली बच्चियों को, जो मेरी आसपास गाँव में बच्चियों से बात हुई है, वो चाहती कि वो काम करें, क्योंकि केवल घास छील करके वो नहीं चाहती कि उनका पेट भरे। और वो जो एक दर्द था कि मैं मजबूर हूँ केवल घास छील करके पेट भरने में, वरना मैं यहाँ तक नहीं आती ये काम करने के लिए, उसने मुझे कहीं ना कहीं अंदर से झंझोड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए, इस तरीके का भी हम काम कर सकते हैं। और आगे भी भाई अवेयरनेस ड्राइव ही काफी नहीं है, हमें कुछ एक प्लेटफॉर्म्स भी देना पड़ेगा, जैसा कि आप दे रही हैं, इतने बड़े लेवल पे इतने उद्यमियों मतलब लोगों को आपने जोड़ रखा है। वही एक प्रयास है मेरा कि पॉली हाउस के जरिए पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के जरिए हम वहाँ पे महिलाओं को जोड़ सकें। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ में कौन इस चीज में माहिर है जो आपने ये क्षेत्र चुना काम के लिए? ऑफ कोर्स हिम इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा, आप उनके दो रूप हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में और जो कि बिल्कुल ही अलग है। और अगर आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे कभी आप उनको देखेंगे वहां पर खेतों में काम करते हुए, पेड़ों को शेप देते हुए, और पूरी तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि वो हमेशा ये बात कहते हैं मुझसे कि ये मेरे सारे बच्चे हैं, पेड़ जितने भी हैं। और ये जो जगह है वो मुझे नियति ने इसीलिए दी है ताकि मैं इसमें आगे कुछ कर सकूं, यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। कहाँ पर है ये जगह मैम? अगर हैदरगढ़ के पास में है, हैदरगढ़ बाईपास पर, पूर्वांचल से आप कह सकते 2 किलोमीटर आप डाउन जाओगे हैदरगढ़ एरिया पे, तो वहीं पर एक छोटा सा हमारा कितने लोगों को बेनिफिट करने का प्लान कर रहे हैं? अभी देखिए पॉली हाउस में तो शुरुआत में जितनी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वहाँ ऑलरेडी 10 से 12 मजदूर रोजाना काम करते हैं, क्योंकि वो कैंपस पूरा ग्रीन बेल्ट, ग्रीन जोन हमारे डेवलप करने का एक प्रयास है। और उस प्रयास के जरिए हम केवल आप कह सकते हो कि उस एरिया को ही नहीं डेवलप करें, उसके आसपास के लोगों को भी आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास है। लास्ट सवाल आपसे कि क्या संदेश देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को कि आप जैसी सोच और आप जैसे व्यक्तित्व बनने के लिए उनको क्या वो अपनाएं, क्या वो करें, इसके लिए कुछ कहना? एक लाइन है जो मैं कई बार मेरी स्वयं रचित लाइन है जो मैं कहना चाहूंगी आपके सामने। रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर में लंबे रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर नंगे पांव चलना है, जीवन के हर उस कठिन डगर से, उन चुनौतियों से गुजरना है। तो आपको इस रेगिस्तान की रेतीली भूमि पे नंगे पांव चलना है, आपके लिए अग्नि परीक्षा है। आप अपने आप को इतना संबल, इतना सशक्त, इतना स्किल्ड बनाएं कि आप उन सारी चुनौतियां जो आपके सामने आ रही है, चाहे मानसिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, उससे आप पार लगा सकें और आप आगे बढ़ सकें। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा सशक्त है, बहुत क्लियर है, बहुत फोकस है, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ेगी और निर्विरोध अपने लक्ष्य को बिल्कुल प्राप्त करेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उनको, और आपको भी जिस पॉडकास्ट के थ्रू आपने इतने बढ़िया तरीके से ये सारी बातें की और बड़ा मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम आपके वैल्यूबल समय के लिए। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि मैम की इम्पोर्टेंट बातें ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा पीढ़ी तक जा पाएं और उनको कुछ बेनिफिट जूट फॉर लाइफ की तरफ से मिल पाए। थैंक यू सो मच। मैं जूट वाली अंजलि। थैंक यू सो मच।